स्पेल टीचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मैकाले का विवरण पत्र 1835। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उस आज्ञा पत्र में ये दिया गया था कि 1 लाख राशि भारतीयों की शिक्षा के संदर्भ में दिया गया था उसमें, और बोला गया था 1 लाख की जो राशि है वो हम देंगे, जिसको क्या किया जाएगा, साहित्य के रखरखाव और विकास के लिए यूज किया जाएगा और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने में इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा दिया था ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए उस राशि का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये ना ही साहित्य की इसमें व्याख्या की गई थी और ना ही भारतीय विद्वानों की व्याख्या की गई थी कि ये कितनी राशि कितने कहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए। इस सबका इसमें कुछ नहीं दिया गया, जिससे क्या हुआ कि दो विचारधारा निकल के सामने आई, एक प्राच्यवादी, दूसरा क्या था, पाश्चात्यवादी। तो प्राच्यवादी जो था इसमें क्या था, संस्कृत और अरबी भाषा, और पाश्चात्यवादी में क्या था, इसमें था अंग्रेजी को महत्व दिया था। जो कौन थे, अंग्रेज थे, ये अंग्रेज थे और ये कौन थे, भारतीय। तो ये हमारी दो उसका सॉल्यूशन तो नहीं हुआ, लेकिन दो विचारधाराएं निकल के सामने आई, जो उसमें से उसी में वो लोग उलझते रह गए। फिर क्या हुआ कि 20 वर्ष के बाद भी कि जो प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी जो विचारधाराएं थी, ये तीनों चीजों का जो आवंटन था वो पूरे से नहीं हो पाया। 1833 में भी इसका को सुलझाया नहीं जा सका, क्योंकि होता था 20 वर्ष के बाद जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना पत्र जो जारी करती थी, तो 1833 में भी इसका सुलझाया नहीं जा सका। फिर 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले जो थे वो गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया के सलाहकार बन करके आए, जिसे क्या हुआ कि तत्कालीन जो गवर्नर जनरल उस टाइम थे विलियम वेंटी, उन्हें क्या था, उन्होंने मैकाले को क्या किया कि उन्होंने जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना लिया, इसका जन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, और उसे उन्होंने जो 1813 का जो आज्ञा पत्र था उस पर उन्होंने विचार विमर्श करने को कहा और कहा कि इसका जो आवंटन है वो तुम इसको सुलझाओ। फिर मैकाले ने क्या किया, 1813 की धारा 43 का पूरा अध्ययन किया और उसको देखा, उसने सही से पढ़ने के बाद उसने 2 फरवरी 1835 को विलियम बेंटिक को मैकाले ने अपनी रिपोर्ट क्या कर दी, प्रस्तुत कर दी उसके सामने, जिसमें उसने पढ़ने के बाद ये व्याख्या की थी कि उसने ये बताया था कि जो 1813 की जो रिपोर्ट उसने दी थी, उसकी रिपोर्ट में ये चीजें दी गई थी कि धनराशि के व्यय की व्याख्या, कि उसने कहा था कि साहित्य का रखरखाव और भारतीय विज्ञानों का प्रोत्साहन और ज्ञान विज्ञान, इस सबको पूरा उसने अच्छे से पढ़ा और एक निष्कर्ष निकाला कि धनराशि का व्यय की व्याख्या जो है वो उसमें उसने कहा कि इस राशि को कोई भी कितना भी खर्च कर सकता, उस पर उसे कोई पाबंदी नहीं लगेगी। दूसरा उसने बताया था साहित्य शब्द की व्याख्या, उसने कोई व्यय पर रोक नहीं। दूसरा साहित्य में बताया था साहित्य शब्द का कि कोई भी, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो अंग्रेज हो, तो उसमें ब्रिटिशर्स हो, वो साहित्य शब्द से दोनों ही बिलोंग करते हैं, चाहे वो हमारा अरबी और संस्कृत हो सकता है, चाहे वो अंग्रेजी। तो जिसको ये सबकी जानकारी है वो साहित्य में उसका समझा जाएगा। भारतीय विद्वान की व्याख्या की कि जो भी हमारे कवि, चाहे वो इंग्लिश से संबंधित हो चाहे वो भारतीय कवि हो, जिन लोगों को अरबी और संस्कृत का ज्ञान है वो
विद्वान की श्रेणी में आएंगे। और अंग्रेज भी जो है उसमें से हमारा लॉक हो गया, मिल्टन हो गया, ये सारे जैसे कवि भी आते हैं। तो ऐसा कहा गया कि अंग्रेज और भारतीय कवि, मतलब दोनों इसमें आएंगे। इसमें भी संस्कृत, अरबी और अंग्रेजी, इन सबके साहित्यों की उन्होंने उसमें व्याख्या की कि इन सबका सभी पर बराबर हक है। सुझाव, वैसे कहा जाता है कि जो मैकॉले था वो एक कुशल वक्ता और एक लेखक भी था। उसने बहुत चतुराई से ये सारे जो सुझाव दिए हैं उसने भारतीयों को नीचे और अंग्रेजी भाषा को ऊपर करने के लिए दिया। उसने प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा, प्राच्य में जो था वो भारतीय लोग थे जो पुरानी साहित्य को लेकर के चलना चाह रहे थे, जिसमें जो भाषा ली गई थी वो संस्कृत और अरबी थी। तो उसने बोला कि जो प्राच्य साहित्य है वो उसकी ज्ञान की जो शिक्षा है वो निरर्थक है, अर्थात प्राच्य साहित्य पे कोई भी धनराशि या वो कोई भी शिक्षण संस्थान पे खर्च करना बेकार है। ये सिर्फ एक ऐसी भाषा है जो बहुत बेकार है, इससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। इसमें जो राजा महाराजों की जो मूर्तियां है उसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पे समुद्र का, उसकी भौगोलिक दृष्टि का कोई अच्छा सा वर्णन नहीं है जो इसने यहाँ पे कहा। उसने कहा कि ये भाषा सिर्फ समझने के लिए है, इस पे कोई इतना ज्यादा व्यय करने के लिए फालतू में पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने सेकंड कहा कि पाश्चात्य साहित्य जिसमें दिया था कि अंग्रेजी भाषाओं को इम्पोर्टेंस दी गई थी। उसने कहा कि पाश्चात्य साहित्य की ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण है, कि हमें पाश्चात्य साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए और उसकी जो शिक्षा है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि पाश्चात्य साहित्य में क्या था कि उसमें ज्ञान विज्ञान की जानकारी थी, उसमें अच्छे से हम अंग्रेजी से समझ सकते थे क्योंकि उसका जो दायरा था वो बहुत बड़ा था। और ये भी देखा गया कि उसका जो भौगोलिक क्षेत्र हो गया या फिर आगे का सारा चीज जो है वो बहुत ज्यादा, इसलिए उसने बोला कि पाश्चात्य शिक्षा पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि जो ज्ञान की शिक्षा है, अगर आप चाहते हो कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान का विस्तार करना है और हमें अपने देश का विकास करना है तो तुम्हें जो है ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण है। उसने बोला कि ज्यादा से ज्यादा जो व्यय है वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो संस्थान है वो बनवाया जाए, जिससे क्या हो कि सभी लोग अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर सके। थर्ड का अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना। उसने अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया। उसने हिंदी और जो संस्कृत और अरबी को उसको छोड़ दिया कि इसमें जो शिक्षा देना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो वो शिक्षा है संस्कृत शिक्षा वो बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से चली आ रही है, उसमें इतना कोई हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी है नहीं है। तो उसने अंग्रेजी को ही ज्यादा माध्यम बनाया। उसने कहा कि अंग्रेजी का जो शब्द भंडार है वो बहुत ज्यादा है, इतना जितना कि हमारे भारतीय में एक अलमारी में जो पुस्तकें रखे हैं, लाइब्रेरी का पुस्तकालय है, उतना यूरोप में एक भारतीय के एक अलमारी के बराबर यूरोप की उससे भी ज्यादा है, कि यूरोप में एक अलमारी की जो जितने साहित्य है वो भारतीयों के पास है, इससे ज्यादा उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और हिंदी का जो शब्द भंडार है वो कम है। और दूसरा उसने कहा कि ज्ञान विज्ञान की जानकारी अंग्रेजी में सरल है, कि अगर हमें ज्ञान विज्ञान या फिर कोई भी विज्ञान से संबंधित, खगोल शास्त्र से संबंधित या अपने भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित ये जितनी भी जानकारियां हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अंग्रेजी ही महत्वपूर्ण है।
फिर उसने बोला अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भी अंग्रेजी सरल है, क्योंकि अंग्रेजी की जो भाषा है वो बाहर के देशों में भी इस्तेमाल की जाती है, जिससे क्या होगा हम सिर्फ भारत में ही व्यापार ना करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे, जिससे क्या होगा कि वहाँ की जो मुद्रा है वो हमारे देश में आएगी और हमारे देश का विकास होगा, जो व्यापार है वो चारों तरफ फैल सकेगा। उसके बाद उसने थर्ड क्या किया, भारत का कानून। उसने बोला भारत का जो कानून है उसको किसमें, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए, जिससे क्या होगा कि सभी लोगों को भारत के कानून के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग थे जिनको संस्कृत और अरबिक भाषा आती थी। फोर्थ है कि उसने बोला कि उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाए, कि उच्च वर्ग, इसमें क्या हुआ था, दो वर्ग बढ़ गए थे, एक तो उच्च और दूसरा निम्न वर्ग। तो जो निम्न वर्ग वाले थे वो उच्च शिक्षा संस्थाओं में नहीं जा सकते थे, उनके साथ भेदभाव होता था। तो उच्च वर्ग वाले जो थे वो शासक थे, शासक, और निम्न वर्ग वाले जो थे शोषित थे, शोषित थे। तो ये इनसे, तो इन्होंने कहा कि अगर उच्च वर्ग के लिए, उच्च जो शासक लोग हैं उनके लिए उच्च शिक्षा संस्थान बनाए जाएंगे, तो क्या होगा कि जो भारत की जनसंख्या थी वो उसमें थोड़े लोग जो थे वो अंग्रेजी भाषा को ग्रहण कर सकेंगे, और जो उनके शासक के अंदर जो काम करते थे वो उनके संपर्क में आएंगे, तो वो भी उस भाषा को धीरे धीरे अपने अंदर ग्रहण करने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि उन लोगों को एक कुशल कारीगर मिल जाएगा काम करने के लिए। उसे तो उसने एक निष्पादन शिक्षा का, कि एक से दूसरे में धीरे धीरे ये शिक्षा का विस्तार हो जाएगा। उसने इस नीति को अपनाया और उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाए। पांचवा उसने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई जाए। उसने वो बहुत चालाक था, वो सोच रहा था कि अगर मैं उसको भारतीय लोगों को सीधा सीधा कहेंगे कि तुम अपने उसको संस्कृत भाषा को और अरबिक को, अपने साहित्य को छोड़ दो, तो वो अपने साहित्य को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने सीधा सीधा मना कर दिया कि संस्थाओं में जो है वो धर्म का प्रचार यानी धार्मिक शिक्षा का उपयोग नहीं किया जाएगा, कोई भी संस्थान जो है वो धार्मिक शिक्षा पर बल नहीं देगा। और उसका यही था कि जैसे कि धीरे धीरे क्या है वो ऐसे शिक्षा संस्थान खोले जाएंगे जिससे क्या है लोग उसमें धीरे धीरे अपने आप अग्रसर होंगे। इससे क्या होगा कि अंग्रेजी का जो प्रभाव है वो ज्यादा बढ़ने लगेगा और जो भारत जो है वो पूरे राज्य में, पूरे देश में अंग्रेजी का स्थान, संस्कृत और अरबी की जगह पे अंग्रेजी का स्थान ले लेगा। इस प्रकार से मैकाले का ये सुझाव जो था एक रणनीति के समान दिया गया था। उसने बहुत चालाकी से ये सारे सुझाव जो है उसने निकाले थे। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मैकाले का सुझाव जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।